स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे स्क्रैमजेट वर्सेस रॉकेट इंजन्स के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो इसका हाइप आजकल बहुत चल रहा है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो स्क्रैमजेट है क्या? तो स्क्रैमजेट समझिए एक एयर ब्रीदिंग इंजन है, यानी कि जो रॉकेट इंजन होता है वो सेल्फ पावर्ड होता है, यानी कि उसमें खुद का फ्यूल होता है, खुद का ऑक्सीडाइजर होता है। तो वो कहीं पर भी काम कर सकता है, पानी के अंदर भी काम कर सकता है, वैक्यूम में भी काम कर सकता है। उसके पास खुद का ये है, मतलब ऑक्सीजन सप्लाई है। यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं एयर ब्रीथिंग इंजन का, यानी कि उसे एटमॉस्फेयर चाहिए तभी वो काम कर सकता है। और स्क्रैमजेट का जो मेन हुलाला है वो है कि वो वेरी हाई स्पीड पे काम करता है, यानी कई माक तक वो चल सकता है। और अगर स्क्रैमजेट को डिकोड करेंगे तो उसका मतलब होता है सुपरसोनिक रैमजेट। तो मतलब जेट इंजन होता है, रैमजेट होता है। जो रैमजेट सुपरसोनिक स्पीड के लिए बनाया जाता है, मतलब बहुत हाई स्पीड के लिए बनाया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं स्क्रैमजेट। मतलब समझिए रैमजेट के अंदर एक कैटेगरी है जिसे हम लोग स्क्रैमजेट कहते हैं। और हिसाब ये समझिए कि इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता। जैसे कि आप कोई भी प्लेन देखते हो तो उस पर ये ब्लेड्स है, ब्लेड कर क्या रहा है, कंप्रेस कर रहा है। मतलब ये तो हवा है, लेकिन कोर वाले एरिया में देखेंगे तो प्लेट्स होता है और कोन ऐसे छोटा होते जाता है। तो एक ब्लेड ठूस रहा है, दूसरा ब्लेड ठूस रहा है, थोड़ा ऐसे ऐसे करके सीरियलाइज एक्सियल कंप्रेसर से कंप्रेस करते जाते हैं हवा। रैम जेट में या स्क्रैम जेट में कंप्रेशन जो हो रहा है वो फॉरवर्ड मूवमेंट्स हो रहा है, यानी कि आप हवा में आगे जा रहे हैं तो ये कोन जो है खुद ब खुद हवा उसमें खुद ब खुद घुस रहा है, खुद ब खुद कंप्रेस हो रहा है। तो ये समझिए रैम इफेक्ट इसीलिए इसे कहा जाता है। मतलब आप हवा में ऐसे करके जा रहे हो, जैसे अगर गाड़ी आप कभी कभी तेज चला रहे हो, ऐसे हाथ रख देंगे तो पीछे ठेलाता है ना, वही समझिए कि आपके पास एक पाइप है जिसमें आप एक कोन का स्ट्रक्चर डालती हैं और इस पाइप को बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं, इतना तेजी से कि जो हवा का फॉरवर्ड मूवमेंट है, मतलब जो कंप्रेशन हो रहा है, उसी से आप इंजन का काम कर ले रहे हो, आपको कोर की जरूरत नहीं है। तो एयर स्ट्रीम में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता। और रैमजेट और स्क्रैमजेट का कोर अंतर ये होता है कि रैमजेट अगर आप बनाते हैं, जैसे कि ब्रह्मोस उबसा हो गया, तो उसमें जब हवा जाता है, जब वो कंप्रेस किया जाता है, तो उस दरमियान वो सब सोनिक हो जाता है, यानी कि प्रेशर जरूर बढ़ता है लेकिन वो सब सोनिक ही हो जाता है, यानी कि सुपरसोनिक नहीं है, मतलब मार्क स्पीड से ऊपर नहीं है हवा। स्क्रैमजेट में हवा कहीं पे भी स्लो डाउन नहीं होता। आप जब भी रैमजेट का डिज़ाइन देखते होंगे, यानी SR-71 के जितने वीडियो देखते हैं उसमें होता है ना, शॉक ट्रैप्स बनाए जाते थे ताकि हवा फुल स्पीड पे सुपरसोनिक स्पीड पे आ रहा है, लेकिन उसका शॉक बना के आप उसे धीमा कर दो, भैया रुक जाओ। तो आ रहा है हवा हाई स्पीड लो प्रेशर पे, आप उसे कन्वर्ट कर देते थे शॉक ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके, भैया तुम लो स्पीड हाई प्रेशर बन जाओ। समझ रहे? एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो ये समझना पड़ेगा, कुछ गंवाने पे ही कुछ मिलेगा। तो आपको एयर का कंप्रेशन चाहिए तो कुछ गंवाना होगा। तो क्या गंवा रहे हैं आप? एयर का स्पीड गंवा रहे हैं। तो वही समझिए। और अगर आप बहुत हाई स्पीड पे ये करते हैं तो आपका स्पीड गंवाने के बाद भी, मतलब बहुत स्पीड गंवा दिया तब भी आपका एयर सुपरसोनिक ही रहेगा। उसी को हम लोग स्क्रैमजेट कहते हैं। और चूंकि इसमें रैम एयर इफेक्ट से ही इंजन स्टार्ट होता है, ये सब सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता, यानी कि आपका पैसेंजर जेट आराम से, मतलब टैक्सी वे से स्टार्ट करके अपना इंजन आगे जा सकता है, एयर हवा में टेक ऑफ कर सकता है। ये सब नहीं कर सकता। ये सबको फॉरवर्ड वेलोसिटी चाहिए होता है, यानी कि ये बहुत स्पीड से चल रहा होगा तो ही ये स्टार्ट ही हो पाएगा। तो जैसे अगर कोई मिसाइल सब देखते हैं जिसमें रैमजेट होता है, तो उसको जनरली लॉन्च किया जाता है सॉलिड बूस्टर से। सॉलिड बूस्टर का काम होता है उसे हाई मार्क स्पीड तक ले जाता है, जहां पर रैम इफेक्ट टेक ओवर करता है, फिर रैम इंजन स्टार्ट होता है। मतलब समझिए एक रॉकेट बूस्टर चाहिए जो उसे वो रैम इफेक्ट पे ले आए, रैम इफेक्ट के बाद इंजन बोलेगा भाई हम संभाल लेंगे। लेकिन जीरो से नहीं चलता, इसीलिए सब इंजन को रॉकेट थ्रस्टर से पुश करना पड़ता है। स्क्रैमजेट में यही चीज होता है, बस हवा अंदर में कहीं पे भी स्लो नहीं हो रही है। बाकी रैमजेट में भले आप मार्क 2 पे चल रहे हैं, भले मार्क 3 पे चल रहे हैं, अंदर में हवा स्लो हो जा रहा है। और स्क्रैमजेट में हवा स्लो नहीं हो पाता अंदर। तो इसको कहा जाता है, मतलब काफी इंजीनियर्स लोग कहते हैं कि तूफान में माचिस जलाने जैसा बात हो जाता है। तब बात करते हैं समस्या क्या है। तो समस्या ये है कि हमारे पास ईंधन है जो काम कर सकता है। जितनी एनर्जी हमें चाहिए कुछ करने के लिए वो है हमारे पास। ये मत सोचिए कि हमारे कोई मैजिकल फ्यूल होता तो अच्छा रहता है। फ्यूल हो गया है, सॉर्टेड है। और चूंकि हम लोग का पीरियोडिक टेबल का अंडरस्टैंडिंग इतना अच्छा है कि पता है कि और ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। एयर ब्रीदिंग में जितना हम लोग जा सकते हैं पहुँच चुके हैं। प्रॉब्लम है ऑक्सीजन सप्लाई का, कि मतलब रॉकेट को इतना तिगड़म क्यों करना पड़ता है। ऑक्सीजन उसे खुद को कैरी करना है, हवा से आप ज़्यादा क्यों नहीं कर पाते। अब यहाँ पे आता है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स आता है कि अगर आप लो हाइट पे हैं, यानी कि एल्टीट्यूड आपका बहुत ऊपर नहीं, जैसे मान लीजिए 40,000 फीट है या 50,000 फीट है, वहाँ पे अगर आप चल रहे हैं तो आपके पास बहुत ऑक्सीजन है, बल्ले बल्ले, लेकिन आपके पास ड्रैग भी ज़्यादा, आप ज़्यादा एटमॉस्फेयर से लड़ रहे हैं तो तकलीफ होगा। फिर आप सोचोगे नहीं, एक काम करता हूँ मैं SR-71 की तरह ऊपर चला जाता हूँ, 80,000 फीट, 40,000 की जगह 80,000 फीट चला जाता हूँ। आपके पास फायदा है कि आपका ऑक्सीजन लो हो गया लेकिन ड्रैग कम हो गया, यानी कि कितना हवा का घर्षण हो रहा है, कितना हवा आपको पीछे धीमा कर रहा है वो कम हो जाता है। तो ये दोनों को आपको बैलेंस करना है। आप सोचेंगे मैं हवा ऊपर चले जाता हूँ, ठीक है चले जाइए, लेकिन एक पॉइंट के बाद होगा भैया ऑक्सीजन कहाँ से लाएंगे, फिर आपको खुद का ऑक्सीजन कैरी करना होगा। उस जगह पे आप पहुंच गए रॉकेट इंजन पे, तो शांति से रॉकेट पे ही चले जाते। तो यही दोनों के बीच में बैलेंस करना होता है। इसीलिए SR-71 का जो एनवेलप है वो लिमिटेड है, कि भाई ऐसा नहीं कि वो बस ऊपर जा ही जा सकता है, क्योंकि एक पॉइंट के बाद इतना कम ऑक्सीजन मिलेगा उसके इंजन को, इंजन बोले भाई हम फ्यूल जला ही नहीं सकते, हमारे पास है ही नहीं ऑक्सीजन।
तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और हवा जो है पैरासिटिक ड्रैग क्रिएट करता है, तो इसका मतलब होता है कि आप जैसे जैसे स्पीड बढ़ाते जाएंगे वो एनर्जी कितना खा रहा है, जैसे मान लीजिए एक्स अमाउंट एनर्जी खा रहा था सब सोनिक जाने के लिए, सुपर सोनिक जाने के लिए वो 4x खाएगा। उससे मतलब सुपर सोनिक एज इन लाइक मार्क 2 से ऊपर अगर आप जाना चाह रहे हैं, वो 8x 16x मतलब एक्सपोनेंशियली भागने लगता है। यानी कि आप सोचोगे अरे मार्क 3 के लिए इतना हॉर्स पावर चाहिए था, मार्क 4 के लिए थोड़ा, ना 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 सर, बहुत गुना बढ़ा दीजिए। जैसे कि आप देखते हो ना गाड़ी सब में कि 100 हॉर्स पावर के नीचे तक आप बहुत स्पीड पकड़ सकते हैं, लेकिन फिर जैसे ही आप 100 किलोमीटर से आगे की गाड़ी लेने लगते हैं, जो 150 किलोमीटर तक भरोसेमंद चल सकता है उसका हॉर्स पावर भागने लगता है। फिर वहीं से अगर आप 150 किलोमीटर पर आवर से लेकर 250 किलोमीटर पर आवर गाड़ी लेते हैं, डबल नहीं होता है, हॉर्स पावर भाग जाता है। कई लीटर में अब आप इंजन बात करने लगते हो, सीसी में नहीं बात करते, आप लीटर में बात करते हो, भैया 2 लीटर है 4 लीटर है। क्योंकि अगर आप 250 से ऊपर स्टेबल चलना चाहते हैं तो भैया इंजन को बहुत पावर चाहिए। वही वाली बात हो जाती है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा अंतर आता है। तो मार्क 3.2 जो है वहाँ पहुँच रहे, गर्दा उड़ा रही है, बहुत ज़्यादा एनर्जी खपत हो रहा है। आप मत सोचो कि मैं मार्क 4 चल जाऊँ, मार्क 5 चल जाऊँ या मार्क 10 चला जाऊँ जैसे टॉप गन में दिखाया गया था। इतना ज़्यादा एनर्जी खाएगा कि भाई प्रॉब्लम वहीं आ जाता है कि ड्रैग जो है आपका बैंड बजा देता है। आप सोचो कि मैं एल्टीट्यूड बढ़ाता हूँ, ऑक्सीजन घट जाता है, यही बैलेंस करने में दिक्कत होता है। आप फिर सोचो मैं हवा खींच लूँगा, नहीं खींच सकते। रैम जेट्स हवा खींच नहीं सकता, वो फॉरवर्ड मोशन का ही इस्तेमाल करके काम करता है। आप बस कोन का एंगल चेंज कर सकते हो, कंप्रेशन कितना होता है, हवा का अमाउंट नहीं चेंज कर सकते। तो ये उसका एक लिमिटेशन होता है। जेट इंजन इसीलिए 0 से स्टार्ट होता है, रैम जेट और स्क्रैम जेट स्टार्ट नहीं हो सकते। तो वही समझिए। और हाई स्पीड जो है एक्सपोनेंशियल हीटिंग भी देता है, क्योंकि उतना जो फ्रिक्शन हो रहा है, जैसे 771 का स्किन टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली 300 डिग्री सेल्सियस रहता था, यानी कि वो जब चल रहा है वो आराम से 250 डिग्री सेल्सियस से लेकर जो सबसे ठंडा पार्ट है, हाँ भैया ये सिर्फ 250 डिग्री तक गर्म हुआ है। अब वो समझिए वो टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि अगर उस टेम्परेचर पे एयरक्राफ्ट ग्रेड एल्यूमिनियम रखेंगे वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा। टाइटेनियम लगाया गया था ताकि उस टेम्परेचर पे भी वो बम बम रहे कि नहीं नहीं भाई हम स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी संभाल पाएंगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और वहीं अगर आप बहुत हाई स्पीड पे जाने लगते हैं तो टॉप टेम्परेचर हम लोग जो पहुंचे, जैसे स्पेस शटल जब री एंट्री कर रहा था तो स्किन टेम्परेचर आराम से आपका 1477 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यानी यहाँ पे कोई भी मेटल आपका स्ट्रेंथ नहीं दे सकता, कोई भी मेटल जो है स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी नहीं देगा, भले वो सॉलिड रहे लेकिन लुच पुच हो जाएगा। जैसे आप लोग देखते हैं ना बचपन में सब लोग बच्चे स्केच पेन जो आता है उसको अगर लाइटर से आप करते हैं गीला हो जाता है, तो ये समझना जरूरी है कि गलने से पहले एक स्टेट होता है जिसमें वो इलास्टिसिटी में घुस जाता है। हर मेटल वहाँ पे बोले भाई हमसे नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ सिरामिक अपना सॉलिड स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ के साथ रख सकता है। कंपोजिट भी कुछ कुछ जा सकता है लेकिन जनरली इतने पे, और चूंकि वो कंटिन्यूस रहेगा, जैसे ये इफेक्ट पिक्चर में बहुत अच्छा दिखाता है कि जैसे मार्क 9-10 के आसपास पहुंच रहे हैं, इंजन के आसपास मतलब प्लेन के आसपास आप पूरा एक वो देखिए एक प्लाज्मा विंडो जैसा बन गया है, वो कंटिन्यूसली आपके बॉडी को हीट करेगा। आपका बॉडी में एक भी जगह नहीं होगा कि मैं हवा से ठंडा कर लूँ, क्यों, हवा ही प्लाज्मा है। तो आपको प्लाज्मा आ रहा है, आपको उस प्लाज्मा में रिएक्शन करना है और उससे आपको एनर्जी भी निकालना है, सब चीज़ करना है। ये ठंडा कैसे करोगे, तो ये बहुत दिक्कत होता है। और यहाँ पे समझिए कि जब इतना ऊट पटांग टेम्परेचर आता है, जैसे कि अगर आप इसका बात करते हैं SR-71, क्योंकि SR-71 का ऐसा बात नहीं था कि ओ ये बहुत तेज चलता था, बहुत सारे फाइटर जेट इसका स्पीड छू सकते थे, बस बात था कि ये दौड़ सकता था उस स्पीड पे। यानी कि बाकी सब हम फुल बूस्टर लगाए, एकदम आफ्टर बर्नर खोल दिया, एकदम दड़दड़ा के स्पीड पकड़े, और उसके बाद इंजन बोलता है भाई ओवर हीट हो गए, चिल मार ले, आ जा नीचे, आ जा नीचे जा, और नहीं भी आ जाएंगे फ्यूल खत्म हो जाता है। ये बोलता भैया 3.2, अरे भैया हम चल रहे हैं ना, अरे हम चलते रहेंगे जी, अरे भैया हम चल रहे हैं, टेंशन काहे ले रहे हो सर, हम चलते रहेंगे। मतलब क्या मिसाइल्स थे जो इससे ज़्यादा तेज चलते, बहुत सारे थे, बस बात है कि मिसाइल थक जाता था इसके पीछे पीछे जाते। मतलब कि मिसाइल जमीन से लॉन्च किया गया है, जा रहा है ये प्लेन, हाँ आओ आओ आओ, अरे आ जाओ यार, आ रहा यार, मार्क 5 पकड़ रहे एकदम डू कर रहा है, आ रहा, हाँ। उसके बाद उसका सॉलिड बूस्टर बोलता भैया हो गया, और हमने कैसे ये बोला हाँ भैया, यही इसका मेन यही था। मतलब इसका एक स्टोरी है कि ये इनको एक मिशन के दरमियान फ्रांस के ऊपर से गुजरना पड़ा, और वो प्लान्ड नहीं था, तो उनके पास एयर क्लियरेंस नहीं था। फ्रांस के ऊपर से कहते हैं इनमें ऑयल प्रेशर की वार्निंग आ गई, तो इन्होंने प्लेन का स्पीड कम कर दिया, स्पीड कम कर दिया नीचे से ये आ गए फ्रांस वाले जेट आ गए कि भैया कहाँ घुस गया, तो क्लियरेंस दो। तो इसमें मतलब 2 लोग होते हैं, पायलट होता है और पीछे नेविगेटर समझ लीजिए, वो होता है सीधे उंगली दिखाता है और बोलता है क्लियरेंस क्या, सीधे बूस्टर चालू करके भाग जाते हैं, पूरा फ्रांस ये क्लियर कर देते हैं। और वो सोचिए वो फाइटर जेट मार्क 2 पे चल सकता था, बात है ये मार्क 3.2 पे कंटिन्यूस रह सकता था। बाकी फाइटर जेट मार्क 2 पे भी रो देते हैं कि भैया हम पहुंच जाएंगे, जैसे कि रशिया एक इसका काउंटर बनाया था जो मार्क 3 पहुंचता था, बात है वो टिक नहीं पाता। इसका पूरा डिज़ाइन सिर्फ एक चीज़ के लिए, हम टिक सकें, समझ रहे, ये मैराथन रनर है कि भैया हम टिक सकते हैं। तो इसमें ये अब इसका एक जनरली साइड इफेक्ट होता है कि जब इतना गर्म हो रहा है तो ठंडा कैसे रखें। ठंडा रखने के लिए ईंधन का ही इस्तेमाल करते हैं। मतलब इसमें बहुत सारे जगह पे जो मतलब क्योंकि इसमें ये समझिए JP7 या 8 यूज़ होता था। मतलब नॉर्मल JP नहीं, नॉर्मल JP होता है JP1 जो आपका पैसेंजर जेट में रहता है, मिलिट्री उसी का
तिगड़ों में यूज़ करती है, खासतौर पे कोल्ड टेम्परेचर के लिए। इसके लिए खास बनवाना पड़ा ताकि वो मतलब खुद ब खुद आग ना पकड़ ले, क्योंकि स्किन ही इतना गर्म रहेगा। तो उसी को कूलेंट के तौर पे यूज़ करते थे, और जैसे ही वो गर्म हो जाता था तो उसे इंजन में डाल देते, जाओ बाहर निकलो। और कोई तरीका नहीं था इसे ठंडा रखने का, क्योंकि बोले इसका हर चीज़ उतना गर्म है, भी भूंज रहा है। तो ये एक सीरियस बात होता है। अब रहा बात कि आप स्पीड बढ़ा दो, जैसे कि मार्क 10 तक जाने लगते हो, तो एक प्रॉब्लम था कि आप ग्लो कर रहे हो, आप इंफ्रारेड और विजिबल स्पेक्ट्रम में ग्लो करने लगोगे, और इतना तेज ग्लो करोगे, फर्क नहीं पड़ता कि क्लाउड है, फर्क नहीं पड़ता कि फॉग है, आप दूर से आराम से दिखोगे इंफ्रारेड में। और आप एग्जांपल देखेंगे, ड्रैगन कैप्सूल का कई बार लैंडिंग हो रहा है और फॉगी वेदर है, तो इंफ्रारेड कैमरा में स्विच करता है, आराम से दिखने लगता है। वही होगा, ये सब स्टेल्थ एकदम नहीं दे सकता, क्योंकि हाँ बात सही, आप रेडियो में नहीं दिखोगे, लेकिन आप उसमें आराम से दिखोगे इंफ्रारेड में। क्योंकि ये समझिए, ये जो प्लाज्मा वॉल बनने लगता है, इसके पास नहीं होता, मार्क 3.2 के पास उतना नहीं होता, लेकिन मार्क 10 जाएंगे और वहाँ दिखने लगेगा, यानी कि ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम में इमिशन हो रहा है, ये जो दिखने लगेगा तब होता है। ये स्पेस शटल के साथ होता था, अपोलो एस्ट्रोनॉट जो कैप्सूल आता था तो वही प्लाज्मा वॉल बनता था, तो उससे आपका रेडियो वेव ना तो अंदर आ सकता है ना तो बाहर जा सकता है, यानी कि आप ऑलमोस्ट रेडियो साइलेंस में चले जाओगे। ये आप लोग अपोलो मूवीज़ देखे होंगे तो उसमें बार बताता है कि अब रेडियो साइलेंस में चला गया है, मतलब कैप्सूल अब इंटर कर रहा है और प्लाज्मा वॉल बन गया। जब तक कैप्सूल बहुत धीमा नहीं हो जाता, प्लाज्मा वॉल डिसिपेट नहीं करता, अराउंड 1-2 मिनट तक के लिए कोई कुछ कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी चीज़ पेनिट्रेट नहीं कर सकता उस वॉल को। ये एक दूसरा बात है जो आप लोग सुनते हो ना, हाइपरसोनिक हुलुलुलु है कि उसको ट्रैक नहीं कर सकते, इनविजिबल है। बात वही है कि अगर हाइपरसोनिक इतना स्पीड पर चल रहा है कि एटमॉस्फेयर से लड़ाई कर रहा है, उसके आसपास प्लाज्मा वॉल बना देता है, रेडार लॉकिंग टेक्नोलॉजी उस पर काम नहीं करेगी, क्योंकि रेडार को दिखेगा ही नहीं वो। ये बात शुद्ध सच है। लेकिन यहाँ पे यही समझिए कि ये आप प्लेन इसको हमेशा डायरेक्ट क्यों नहीं बना देता, बात वही है कि ये सब कभी स्टार्ट होते ही नहीं है। जैसे इसमें एक नॉर्मल टर्बो फैन इंजन था, जो कि स्टार्ट करने के बाद मॉडिफाई, उसके आसपास का जो काउलिंग आप देख रहे हैं, वो काउलिंग में हुलू करके उसको रैम जेट में बदल देते थे। ये समझिए, ये सब रनवे से स्टार्ट नहीं हुआ। जैसे ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस डायरेक्ट क्यों नहीं लॉन्च होते, नहीं वो गिर जाएगा, नीचे आप लॉन्च करोगे टुई ऐसे गिर जाएगा, तो उसको बूस्टर से हाँ भैया मार्क स्पीड तक ले जाओ, तब जाके रैम इफेक्ट चालू होगा, तब जाके वो रैम जेट चालू करेंगे, तब आगे बढ़ पाएंगे। इसमें भी वही देखिए कि जो बोल रहे हैं स्विचिंग टू स्क्रैम जेट, बात वही सा। और उसमें देखिए ये बात तो एटलीस्ट दिखा है कि मार्क 3 पे चल रहे थे, तभी जाके वो इंजन स्टार्ट होगा। तो प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि इसीलिए कोई कर क्यों नहीं लेता, जबकि मतलब ये बहुत पुराना था, खर्चा बहुत आता था इसमें, मतलब इसका तेले का खर्चा इतना ज़्यादा था, बाकी चीज़ तो छोड़ ही दीजिए। अब आते हैं फिजिक्स लेवल पे। मैं हमेशा बोलता हूँ दुनिया में 3 चीज़ होता है, फिजिक्स, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स। तो यहाँ फिजिक्स लेवल पे आता है इफिशिएंसी। इफिशिएंसी पे ये समझिए कि जेट इंजन बम बम इफिशिएंट होता है, बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि उसको खुद का ऑक्सीजन नहीं कैरी करना है। आप सोचेंगे जेट इंजन इतना दूर क्यों जाता है, इतना कम पावर में क्यों काम कर लेता है, बात वही है, उसे खुद का लिक्विड ऑक्सीजन नहीं कैरी करना है, वो हवा से चूसता है। तो जैसे कि आपका बोइंग 747 ले लीजिए, आराम से देखिए 6000 स्पेसिफिक इंपल्स तक वो दे देता है। लेकिन आप जैसे जैसे सबसोनिक स्पीड के अंदर है, ड्रैग बहुत कम है, आपका स्पीड बता जाएगा, ड्रैग भाग जाता है। ड्रैग बोलता है एक काम करो, रुक जाओ, तुम बहुत ज़्यादा एनर्जी खाने लगता है। तो वही समझिए, जितना स्पीड उतना ज़्यादा एक्सपोनेंशियल ड्रैग होता है। तो आप सोचोगे अगर मेरे को इतना माइलेज मिल रहा है, मतलब मार्क बढ़ाते जाएंगे माइलेज, नहीं सर, माइलेज सीधे नीचे चला जाएगा। स्पीड बढ़ाइए, माइलेज बाय बाय कर दीजिए, क्योंकि ड्रैग उतना बढ़ता है। और ये समझिए रॉकेट को इसका टेंशन नहीं, क्यों, बोले रॉकेट में भी मैक्स क्यू बनता है, दिक्कत नहीं है। रॉकेट का आप लॉन्च हमेशा देखिए क्या होता है, सीधे भागता है, जितना स्पीड से भाग सकता है। जहां वो एटमॉस्फेयर क्लियर करता है तब वो टेढ़ा होता है, तब स्पीड पकड़ता है। बूस्टर का काम बस ये होता है कि स्टेज 2 जो मेन स्पीड देगा उसे बस एटमॉस्फेयर से निकाल के फेंक दो। एटमॉस्फेयर से निकल जाता है, फिर हल्का इंजन भी बोलता है भाई हम संभाल ले, एटमॉस्फेयर से निकालो। और आप एयर ब्रीदिंग इंजन बनाए तो उसे ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर से निकाल सकते, क्योंकि उसका ऑक्सीजन कहाँ से आएगा। तो वही समझिए, रॉकेट इसीलिए आराम से मेन स्पीड जो पकड़ता है, जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है, वो हमेशा वैक्यूम में पकड़ता है। कभी भी वो ऑर्बिटल वेलोसिटी आप एटमॉस्फेयर के अंदर नहीं पकड़ सकते। एटमॉस्फेयर जला देगा आपको अगर आप ट्राई किए तो ये समझिए कि अगर कॉन्ट्रास्ट देखना चाहता है कि बेस्ट इंजन अगर आप लेंगे, वो 500 स्पेसिफिक इंपल्स देने के अंदर रो देगा। 500 में भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, आपको 400 रियल वर्ल्ड मिलेगा। और वहीं पे अगर आप टर्बो फैन इंजन का देखेंगे, वो जनरली आपको आराम से हज़ारों में उसका स्पेसिफिक इंपल्स मिलेगा, मार्केट में आप खरीद सकते हो, मिलेगा। स्क्रैम जेट जो है कहा जाता है कि काफ़ी बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड देगा। हाँ भी और नहीं भी, आप क्योंकि देखेंगे स्क्रैम जेट बहुत उमदा आता है। तो हिसाब वही समझिए कि अगर आप हाई मार्क स्पीड पे बात कर रहे हैं तो स्क्रैम जेट ऐसा नहीं कि बहुत माइलेज दे देगा आपको, ये नहीं कि बोइंग 747 का माइलेज दे देगा और स्पीड आपको रॉकेट का दे देगा, ये नहीं होगा। काफ़ी लोग ये मिसकंसेप्शन में बात करते हैं कि स्क्रैम जेट आपको दोनों का फायदा दे रहा है। नहीं सर जी, वो उसका भी घट रहा है। कितना घट रहा है? बेस्ट केस, बेस्ट हाइपोथेटिकल मैक्सिमम इफिशिएंसी डिज़ाइन 1500 स्पेसिफिक इंपल्स देगा, आपका रॉकेट 400 दे रहा है। आप बोलेंगे तो भी ज़्यादा है, मतलब 6000 नहीं है लेकिन ज़्यादा तो है। अब बात ये समझिए कि रॉकेट को ड्रैग से लड़ना नहीं होता है। रॉकेट को तो बस अपने आप को थ्रॉटल करो, मैक्स की वो पुश करो और उसके बाद इंजन बढ़ाओ, ऊपर वैक्यूम होते जा रहा है, उसको कोई टेंशन नहीं है। आपका इसके साथ नहीं होगा, आप स्पीड बढ़ाते जाओगे, ड्रैग बढ़ता जाएगा। तो आराम से जो 1500 है उतना आप लॉस कर दोगे सिर्फ ड्रैग से फाइट करने के लिए।
तो वही समझिए हाइड्रोजन हमारे लिए बेस्ट फ्यूल होगा, जो इसका ये कहा जाता है थियोरेटिक, एक डॉटेड लाइन है जो थियोरेटिकल मैक्सिमम है हाइड्रोकार्बन का, दूसरा एक डॉटेड लाइन है जो लिक्विड हाइड्रोजन का होगा। लेकिन बात है लिक्विड हाइड्रोजन उतना कैरी नहीं कर सकते, तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बहुत एफिशिएंट है, लेकिन बात है कि आपका फ्यूल टैंक ही खत्म हो जाएगा तुरंत, कोई तरीका नहीं है हाइड्रोजन को कैरी करने का, इसीलिए यूज़ नहीं किया जाता। रॉकेट्स में भी देख लीजिए कि अब शांति से मीथेन आ रहा है, और बहुत सारे अमेरिकन स्क्रैमजेट डिज़ाइन जो एयर ब्रीदिंग है उसमें काम किया जा रहा है कि वो शायद लॉक्स बोल रहा हूँ, मीथेन इस्तेमाल करें, नेचुरल गैस, ताकि वो मतलब बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड मिलेगा कि हाइड्रोजन की इफिशियंसी मिलेगी और इसका हाइड्रोकार्बन का पैकिंग इफिशियंसी मिलेगा। आप शुद्ध हाइड्रोजन यूज़ करना चाहिए, लेकिन रेंज इतना कम होगा कि पॉइंटलेस हो जाएगा, और मीथेन मतलब समझिए गुड कॉम्प्रोमाइज़ आपको दे देता है। अब यहाँ पे बात कीजिए कि इसका असर क्या पड़ता है, ये सब इफिशियंसी का असर क्या पड़ता है। इसका असर पड़ता है जैसे हम लोग कहते हैं बॉडी टू फ्यूल रेशियो, कि आपकी पूरी बॉडी, पूरा रॉकेट देखिए कितना परसेंट उसमें सामान है जो आपको पैसा दे रहा है और कितना परसेंट ईंधन है। रॉकेट बहुत खराब होता है इस सब मामले में कि 90% से लेकर 99% तक वो सिर्फ फ्यूल होता है, कि मतलब 6000 टन का ये रॉकेट फुल्ली लोडेड, तो उसमें कितना टन आपका पेलोड है। सर जी पेलोड तो आपका 50 किलो होगा, बहुत कम पेलोड होता है, कि कितना चीज़ एक्चुअली ऑर्बिट जा रहा है वो बहुत कम होता है, मेजॉरिटी सिर्फ ईंधन का वेट होता है। नॉर्मल फाइटर जेट्स का देखिएगा वो 30 to 35% के आसपास रखते हैं। ऑब्वियसली कोई मॉडर्न जेट का आपको डायरेक्टली नहीं बताएगा, लेकिन एवरेज यही माना जाता है 30 to 35% रहता है। SR-71 59% था। साइड इफेक्ट वही देखिए, SR-71 यहाँ पे चला जाता, मार्क 3.2 पे चल रहा था, तो उसकी माइलेज घट गई थी, तो साइड इफेक्ट बहुत ईंधन कैरी करना पड़ रहा था। और मतलब इसीलिए समझिए SR-71 कभी टेक ऑफ नहीं कर सकता था फुल फ्यूल पे, उसको मतलब आधा फ्यूल रखो, मतलब इतना फ्यूल रखो कि टेक ऑफ कर सके, इमरजेंसी लैंडिंग कर सके, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद जाए रिफ्यूलिंग करें तब जाके वो उड़ पाएगा, मतलब टेक ऑफ कर ही नहीं, उतना टेक ऑफ थ्रस्ट था ही नहीं, तो मिड एयर रिफ्यूलिंग करो, उसके बाद आराम से स्पीड पकड़ लो। तो ये समझ रहे, ये एक सीरियस बात है, इसीलिए कि ये वो माइलेज उतना मतलब 1500 रॉकेट से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता सर, पता चला आपका रॉकेट या जो भी प्लेन आप बनाना चाहिए वो टेक ऑफ ही नहीं कर पाएगा, मतलब भैया होगा ही नहीं। मतलब ये तो उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा दिखा दिया था कि हाँ ये निकला सीधे मार्क 3 पे चला गया, फिर धड़ाक से स्क्रैमजेट चालू कर दिया, फिर धड़ाक से भाई फ्यूल टैंक बोलेगा हो गया सर हो गया, और वो जितना छोटा है मतलब ये मैथमेटिक्स के हिसाब से चलेंगे, वो टैंक को बहुत तो 5-10 सेकंड का ही थ्रस्ट दे पाएगा, मिनट में भी नहीं, सेकंड्स में वो थ्रस्ट देगा, उसके बाद बोले भाई हो गया। तो वही समझिए SR-71 का वही साइड इफेक्ट था कि अराउंड 60% शुद्ध फ्यूल, मतलब सर ये 60 टन का चीज़ क्या है, इसका 60% तो सिर्फ फ्यूल ही है, बाकी सब 30 रहता है, उसमें आप मिसाइल उसाइल ट्रैकिंग इक्विपमेंट्स रेडार ये सब लगा सकते हो, उसमें डालने का जगह ही नहीं था SR-71 में। तो ये फिजिक्स लेवल पे है इफिशिएंसी, इसीलिए समझना बहुत ज़रूरी है कि स्क्रैमजेट आपको दोनों नहीं दे रहा कि हाँ आप पैसेंजर जेट का इफिशिएंसी ले लो और रॉकेट का स्पीड ले लो, वो आपको थोड़ा बेटर दे रहा है, और रियल वर्ल्ड में वो भी रियल मतलब अचीव नहीं होता। वही सोच लीजिए SR-71 आखिरी था जो ट्राई किए थे लोग, उसके बाद समझ में आया कि उसमें भी उतना फायदा नहीं, बोल रहे परसेंटेज आप और तेज बनाएंगे, पता चला हाँ सर फ्यूल का परसेंटेज क्या है, 98% तो फ्यूल ही है, ये मैथमेटिकली होगा, इसीलिए ये उतना आइडिया अच्छा नहीं है जितना सोचते हैं। अब बात करते हैं इससे कंपेयर करते हैं रॉकेट से, तो रॉकेट को तो समझिए कि रॉकेट का डिज़ाइन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, ये बात सही है, प्लेन तो और भी कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन रॉकेट कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन चलता सिंपल है। रॉकेट का बस क्या है, सीधे जाओ जितना स्पीड जा सके और टू ही मार जाओ, सीधे एटमॉस्फेयर से निकलो और टू ही मारो, ज़्यादा कुछ नहीं है, दिमाग बहुत सिंपल। इसीलिए समझिए हम लोग अच्छे पैसेंजर जेट्स जो इतनी अच्छी माइलेज देती है, ये बनाने से पहले ही हम लोग ICBM बना चुके थे। मतलब ICBM क्या सिंपल, इनहेरेंटली सिंपल है, और सॉलिड बूस्टर डाल रहे हैं तो दिमाग भी नहीं लगाना पड़ता, बहुत सिंपल है। और इसका सबसे पहला आइडिया ही एटमॉस्फेयर से निकलो तभी हुलुलुलु करो, एटमॉस्फेयर के अंदर हुलुलुलु नहीं कर सकते। और इसका स्पीड वैक्यूम में आता है, और स्पीड कितना जाता है, मतलब काफ़ी लोग का मार्क 25 पे चलते हैं, मतलब कि ये थोड़ा सा गलत बात है। टॉप गन में दिखाया गया था कि फास्टेस्ट मैन अलाइव है, जो अपोलो एस्ट्रोनॉट्स जब रिटर्न कर रहे थे तो उनकी ट्रजेक्टरी सबसे शार्प थी, तो उनका स्पीड हाईएस्ट है अर्थ पे। उसके सेकंड बात पे आता है आपका स्पेस शटल, उसके बाद जितने ड्रैगन कैप्सूल और ये सब हो गए, और उसके बाद बहुत नीचे आके आपका ये मार्क 10 आएगा। तो वही समझिए स्पीड जो है ICBM सबका 25+ चलता है मार्क पे। इसीलिए बोलते हैं जब हाइपरसोनिक कोई मतलब नहीं है सर, ICBM हम लोग बहुत पहले बना चुके हैं, और वो उतना ज़्यादा फास्ट है, मार्क 25 पे चलता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि ICBM के जितने इंटरसेप्टर होते हैं कोई भी एक्टिव नहीं होता, सबको वही होता है कि जाके वहाँ भिड़ना पड़ेगा। ऐसा क्यों, मुझे समझ नहीं आता कि भिड़ना क्यों है आपको, क्योंकि रियल वर्ल्ड में आप ऐसा नहीं करते, कभी भी जितने काउंटर मेजर्स हैं वो पास जाके बूम हो जाते हैं। अब क्योंकि बस आपको गारंटी दे सकते हो कि मैं पास पहुँच जाऊँगा, तो बात है कि अगर ICBM का स्पीड पे चले जो कि मार्क 25 है, वो इतना तेज़ होता है कि आप गए 2 मिसाइल जा रहा है, डिटेक्ट किया इसने, वो रेडार डिटेक्ट करेगा, ट्रिगर करेगा, तब तक ये इतना पीछे चला जाएगा कि शॉकवेव को इसको कैच करना पड़ेगा और नहीं कैच कर पाएगा। इसीलिए आपको उससे सीधे भिड़ना पड़ेगा, हेड ऑन कोलिजन करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है इसका, मतलब ये इतना फास्ट होता है। तो फ़र्क नहीं पड़ता कि ओ मैं रेडार से ट्रैक करूँगा, सर आप हिट तो कर ही नहीं पाओगे, बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। तो मतलब एक्चुअली हिट करने के लिए 5-6 आप काउंटर मेजर छोड़िए, तब शायद एक ICBM को आप हिट कर पाओ।
जैसे ऐसी आईसीबीएम के बाद ऑलमोस्ट वो हमारे लिए ब्रह्मास्त्र था, है और रहेगा कि भैया इससे तेज नहीं जा सकते। कि मतलब मजाक के तौर पे लिख दिया गया था उनके मतलब न्यूक्लियर साइलोस के डोर पे कि वर्ल्ड वाइड डिलीवरी इन 29 मिनट्स, इफ फेल्ड नेक्स्ट वन विल बी फ्री। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, कोल्ड वॉर में एक्चुअल लिखा गया था बंकर डोर्स में कि इट्स लाइक भैया हम 29 मिनट में पूरे प्लानट पे कहीं पे भी डिलीवरी कर सकते हैं, और अगर नहीं पहुंचा हमारा दूसरा फ्री में दे देंगे, इसीलिए बोल रहे हैं। और रहा बात कि आईसीबीएम इतना ज़्यादा फास्ट क्यों हो सकता है रॉकेट के कंपेयर से? रॉकेट धीमा नहीं होता। ये जैसे फाल्कन 9 का देखें, स्पीड देखिए 35,000 किलोमीटर पर आवर है। वो ऑर्बिटल स्पीड से ऊपर चल रहा है। वो ऑर्बिटल स्पीड जो आप सुनते हैं जनरली लोअर ऑर्बिट का होता है, तो उससे बहुत तेज जा सकते हैं। तो रॉकेट जिस स्पीड पे चलता है, स्क्रैमजेट बोले भाई हमसे नहीं होगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर लिटरली बोले पिघला देगा उसको कि भैया ये क्या बात है। और रहा बात की आप बोले मैं ऊंचाई बढ़ा दूंगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन आपको खुद का करके अंदर जैसे रॉकेट कर रहा है, तो रॉकेट बोले भैया शांति से रॉकेट ही बना लेते, सस्ते में नहीं पड़ता। तो वही समझ। और दूसरी बात, आईसीबीएम जब भी लॉन्च करते हैं उसमें मैक्स क्यू का टेंशन नहीं होता। वो बनाया जाता है जनरली उस तरह से रोबस्ट कि भैया हम मैक्स क्यू को तोड़ के निकल पाएंगे, एकदम पुश कर देंगे ताकि कोई हमें ट्रैक करने का ज़्यादा टाइम नहीं मिले। मैक्स क्यू करके जाएंगे। और उसे ह्यूमन टॉलरेंट भी नहीं बनाना होता कि वो ऊपर जा रहा है तो जी कर्व अपना धीमे करे। जैसे अपोलो 5 जब बना, अपोलो बोल रहा हूँ, सैटर्न 5 जो बनाया गया था उसमें मतलब मेन थ्रॉटल्स पे बहुत कंट्रोल था, क्योंकि F1 इंजन जो था स्टार्टिंग में बड़ा धीमे धीमे चलो, मेरी बैंड बज रही है, लेकिन जैसे जैसे ईंधन खत्म हो रहा था इंजन थोड़ा एक्साइटेड हो रहा था, तो थ्रॉटल को भैया थोड़ा आदमी ऊपर बैठे हुए हैं, थोड़ा ब्रेक लगाइए कि आप बस बहने लगे। क्योंकि अगर आप खोल दिए ना F1 को कि भैया जाओ फुल स्पीड पे, बहुत ज़्यादा तेज चला जाएगा। ये मतलब कई जी का एक्सेलरेशन दे देगा, जैसे आप एक्सपेंस टीवी शो में देखते हैं, कई जी का एक्सेलरेशन दे देगा। तो भाई लोग बोले भाई ज़्यादा हो गया, तो थ्रॉटल पे भाई धीरे धीरे। आईसीबीएम को टेंशन नहीं, भैया मेरे को जाना है 29 मिनट में पहुँच जाना है तो पहुँच जाना है। तो रॉकेट सबसे फास्ट होता है। गलती से भी स्क्रैमजेट फास्ट होगा, रैमजेट नहीं जी, फिजिक्स नहीं अलाउ करता है। और मैं सिर्फ फिजिक्स इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग तो बोलता है भैया इतने गर्मी में भैया शांति से अंतरिक्ष पे चले जाओ, सस्ता पड़ रहा है। और वही बोल रहे हैं स्पीड का जो काफ़ी कॉमन लोग मिस हाइपरसोनिक को तेज समझते हैं। भैया आईसीबीएम मार्क 25 से ऊपर चलता है, ऊपर 25 से ऊपर चलता है। तो अब आते हैं मेन लेयर पर, दादाजी लेयर, जिसे हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पे बात करते हैं चाहे शांति का हो चाहे युद्ध का हो, ये समझिए वॉर या पीस, दादाजी इकोनॉमिक्स होते हैं। बाकी सब चीज़ हुलू लुलू, मेन दादाजी होते हैं इकोनॉमिक्स। तो मेन है आपका इकोनॉमिक्स बम बम है, आप गदगद रहेंगे। इकोनॉमिक्स बम बम नहीं है, आप खुश हो जाएंगे। तो वही समझिए, अगर आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते, आप यूज़ नहीं कर सकते। हाइपरसोनिक जेट का जो दाम आता है, मतलब प्रोजेक्टेड कॉस्ट भी आता है, वो X-37 से ज़्यादा आता है। X-37 ये है, एक रॉकेट के ऊपर रखिए, लॉन्च कर दीजिए। अब बात है कि ये तो अंतरिक्ष चला जा रहा है ना, और उसका फ़ायदा क्या है, वो अंतरिक्ष में रह सकता है। कितना दिन रह सकता है उसका अभी का रिकॉर्ड है, जो कि टॉप सीक्रेट है। मतलब क्या भेजा गया था वो टॉप सीक्रेट है। गया ऑब्वियसली ट्रैक किया गया, गया और बताया गया लॉन्च कर रहे हो, लैंड हुआ तो वो भी बताया गया। तो वो 900 डेज है। आपका कौन सा प्लेन 900 डेज रह सकता है अंतरिक्ष में? मतलब अंतरिक्ष क्या है, एयर में भी कितना रिफ्यूलिंग करेंगे? ये बोले भैया हम हैं। और ऐसा मान लीजिए आप 5-6 कर देते हैं, हर अलग अलग ऑर्बिट पर रहेंगे लिटरली आपको। और बाय द वे ऑर्बिट चेंज भी कर सकता है, तो आप आराम से, आपको जैसे मान लीजिए कोई दूसरा देश हुलूलुल करना है, आप आराम से ऑर्बिट चेंज कीजिए, उसके ऊपर से आप कुछ मिनट के अंदर से पहुंच जाइए। अरे भैया हमने ऑर्बिट चेंज किया, उसके ऊपर से चले गए, आराम से आप ट्रेस कर लीजिएगा। और हाँ, लेकिन साइड इफेक्ट होगा, अगर उतना तेजी से ऑर्बिट चेंज करेंगे आपका इफिशियंसी घटेगा, आप क्रैश नहीं मतलब लो अर्थ में आ जाओ, लेकिन ये बनाया गया लो अर्थ में घुसने के लिए, तो री एंट्री कर जाएगा। लेकिन आराम से आपको एक बार फुल स्पीड पर आपको स्कैन दे देगा। बाय द वे उसमें ये डोर है, तो उसे खोल के सर्वेलेंस इक्विपमेंट निकाल सकते हैं, या तो स्वी भी कर सकते हैं अगर आपको इच्छा है तो। वही समझिए कि SR-71 को क्यों रिटायर किया गया। बात है कि बहुत ज़्यादा महंगा था, इतना ज़्यादा महंगा था कि मतलब जो डिपार्टमेंट्स है उनको भैया या तो हम तुम्हारे पे खर्च करें, या तो 15-16 सैटेलाइट देते हैं। सैटेलाइट ज़्यादा रिसर्च देता है, ज़्यादा डेटा देता है। आप बोलोगे एटमॉस्फेयर मान लीजिए अगर ये है, तो पहली बात आप तो एटमॉस्फेयर से उड़ रहे, क्लाउड आपके नीचे है, तो अगर क्लाउड सैटेलाइट को दिख रहा है, चांसेस है आपको भी क्लाउड ही दिखेगा। रेडार, सैटेलाइट का रेडार बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया, और प्लस कंटिन्यूसली वो चलता है, तो कई पासेस का डेटा कलेक्ट कर सकता है। तो हर मामले में वही हुआ, इसीलिए रिटायर किया गया उसको कि भैया ये म्यूजियम में क्यों है इतना एडवांस चीज़। बात है इसका टका बहुत बहुत ज़्यादा पैसा खाता था, मतलब पैसा गटकता था। बहुत अच्छी इंजीनियरिंग, मतलब मास्टरपीस है इंजीनियरिंग में, लेकिन टका इतना खा रहा था कि भैया सेंस नहीं बन रहा था। तो वही समझिए कि वॉर के केसेस में जब भी आप देखें, वो लॉजिस्टिक्स और मनी का होता है कि पैसा है आपके पास, उड़ा दो ठीक है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि युद्ध बहुत लंबा चलता है। कोई भी सोचता है कि जैसे हम जैसे जाएंगे किसी युद्ध में, ढप्पा मार देंगे और कुछ दिन में हो जाएगा, निपट जाएगा। बहुत कम केसेस में हुआ है। आधा से ज़्यादा केसेस में कि भैया हम ढप्पा मारे, अरे भैया 10 साल से हम सिर पीट रहे हैं, चलो भैया छोड़ ही दो। बहुत जगह पैसा होता है। तो ये समझना बहुत जरूरी कि पैसा को खींचना जरूरी है। अब वहाँ पे आप खर्च कर दिया हाइपरसोनिक हुलुलुलु पे, और वहीं पे दूसरा देश जिससे आप लड़ रहे हैं वो सैटेलाइट्स पे खर्च किया आराम से, और ये सब क्विक लॉन्च भी कर सकते हैं। तो वही समझिए
और एक दूसरी बात आती है कि स्क्रैमजेट को हम लोग रॉकेट्स में लगा देंगे, उसे बूस्ट करेंगे, जो इसरो हुलुलु पता नहीं क्यों कर रहा है। तो क्या वो फ़ायदा है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो कॉस्ट डाल रहा है, रॉकेट का दाम ऐसे ही महंगा होता है, उस पे आप और चीज़ डाल रहे हो, ऑब्वियसली दाम भागेगा ही, और प्लस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा। और स्क्रैमजेट इतना छोटे एरिया में काम करता है ना, कोई सेंस नहीं है कि फर्स्ट स्टेज का जो बूस्टर है वो लॉन्च हुआ, वो बूस्टर ऑलमोस्ट खत्म होने पाएगा, वहाँ पे आपका स्क्रैमजेट तो स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद आपका जब सेकंड स्टेज आप लॉन्च करोगे, उसके मतलब सेकंड स्टेज जो है 50% खत्म हो चुका होगा, उतने के बीच में ही स्क्रैमजेट काम कर सकता है। ना तो आप स्क्रैमजेट से टेक ऑफ कर सकते हो, ना तो स्क्रैमजेट से आप ऑर्बिटल वेलोसिटी पहुंच सकते हो, वही उतना सेंस नहीं बनता। इसीलिए एयर ब्रीदिंग इंजन अगर आपका बूस्ट फेज में फायदा दे रहा है, बल्ले बल्ले, जो कि एक दो रशियन आईसीबीएम डिजाइंस में है कि वो बूस्ट फेज में मतलब रैम इफेक्ट का इस्तेमाल करता है, ताकि वो इसका स्क्रैमजेट नहीं है, वो सिर्फ थोड़ा सा मतलब हेल्प कर रहा है अपने आप को। काउलिंग का डिज़ाइन होता है, तो वो था, उनको ट्रक से बनाना था, ट्रक से लॉन्च करना चाहते थे आईसीबीएम जो बहुत लॉन्ग रेंज है, तो वो है। क्या स्क्रैमजेट से आप ऑर्बिटल में कोई फायदा होगा? नहीं। अगर इस तरह का आपको कुछ बनाना है, उसमें स्क्रैमजेट हुलुलु सिर्फ आपका दाम बढ़ाएगा, आपकी प्रोडक्टिविटी घटा देगी, और देखने में भले अच्छा लगेगा, भले जिनको न्यूज़ मीडिया को अगर नहीं पता है तो हुलुलुलु कर लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं होता है। वही सोच ली कि इतना एडवांस प्लेन बना के रिटायर क्यों किए? टका, मतलब वो लूट, मतलब नासा बोल रहा था भैया आप उतना उसे एक प्लेन में दे रहे हो, भैया हमें दे दो, हम दिखाते हैं आपको उतने पैसे में क्या होता है। एनएसए भी बोला भैया एक काम करो ना, इसे छोड़ दो, हम उसकी जगह पे 15-16 सैटेलाइट लगा देते हैं, रहेगा। क्योंकि समझिए पायलट की भी तो ट्रेनिंग देनी होती है ना, बेस्ट ऑफ दी बेस्ट पायलट्स रखते थे इसके लिए। अब फ्यूल बोल रहे हैं ना, पूरे टैंकर्स लगेगा, फुल टैंक पर टेक ऑफ ही नहीं कर पाएगा रनवे से, जब जाएगा फुल मोमेंटम फिर जाके हाँ भैया ऐसे फ्यूल करो, तो उसके लिए टैंकर का जुगाड़ रखो। क्योंकि ये था कि रेंज बहुत अच्छा था, लेकिन था कि अगर जैसे मान लीजिए निकला रशिया में जाएगा तो रशिया में लैंड करेगा क्या? तो बात वही था कि ऑलमोस्ट रशिया में घुसने वाला हो, वहाँ पे आपसे रिफ्यूल किया जाएगा, फिर जाइए अब आप घुसिए अंदर, तब घुस के तब आप बाहर निकल पाएंगे। मेन इसका वही था। और इसका भी साइड इफेक्ट ये समझिए, पिक्चर में जैसे आप सीखोगे कि हाइपरसोनिक डॉज कर सकता, नहीं कर सकता। जैसे ये तो मार्क 3 पे भी था, तो भी इसका टर्निंग रेडियस मिनट्स में था कि अगर इसे 180 डिग्री करना है मिनट लगेंगे। और ऐसा क्यों है? एटमॉस्फेयर है सर, फिजिक्स है, इनर्शिया है। तो आप कोई भी ढंग के एनिमेशन को देखें जो हाइपरसोनिक को डिफाइन किया है, खासतौर पे गाइडेड हाइपरसोनिक, उसमें दिखाता है कि रेडार स्टेशन से उसके बीच से निकल रहा है कि भैया ये 50 किलोमीटर है, ये 50 किलोमीटर, हम इधर से आराम से, और वो भी प्लान करके डिज़ाइन करना होता है कि पहले से उसे पता हो कि वो ट्रेस कर चुका, तब ऐसा नहीं कि टोक्यो ड्रिफ्ट मार लेगा, वो नहीं होगा। एटमॉस्फेयर बोलेगा हाँ भाई कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है, और रहा बात इनर्शिया बोलेगा कि वो करने ही नहीं देंगे, आप वैक्यूम में वो नहीं कर सकते। इसीलिए ऑर्बिट सैटेलाइट का रेजिंग कैसे होता है? धीरे 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 करके होता है। तो इकोनॉमिक्स वही समझिए, इसीलिए स्क्रैमजेट इतना हल्ला इतने टाइम से हो रहा है, कोई यूज़ क्यों नहीं करता? बात वही है। रैमजेट बहुत अच्छा यूज़ हो जाता है क्योंकि स्टार्टिंग स्पीड अच्छा है और उतना तिगड़म नहीं है, और आराम से क्रूज मिसाइल पे यूज़ हो रहा है, सब क्रूज मिसाइल्स में है, इंडिया के पास भी है, बहुत सारे और लोग भी काम कर रहे हैं। और स्क्रैमजेट उतना प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ मतलब पब्लिक को हुलुलु करने के लिए अच्छा है, क्योंकि वी हैव एयर ब्रीदिंग हाइपरसोनिक, इज लाइक भाई आईसीबीएम उससे तेज चल रहा था, है और रहेगा, और उससे कई गुना तेज है। ऐसा नहीं कि वो थोड़ा परसेंट तेज है, नहीं सर जी, वो इतना तेज है कि आपको उसको हिट करना पड़ेगा हेड ऑन, तभी आप उसे रोक सकते हैं। या तो उसे इंतजार कीजिए कि वो एटमॉस्फेयर में घुसे, तब वो धीमा होगा, तब जाके हिट कीजिए। तो वही समझिए, इसीलिए सेंस नहीं होता। आईसीबीएम सस्ता है, अगर आपका हाइपरसोनिक महंगा है तो आईसीबीएम सस्ता है, और आप 100 आईसीबीएम मारिएगा, गारंटीड है कि आप हिट कर दीजिएगा जिस चीज़ को भिड़ा रहे हैं। अब वहीं पे 2-3 आप हाइपरसोनिक मार रहे हैं, चांसेस है कि उसे काउंटर कर सकते हैं, क्योंकि बोल रहे हैं वो इंफ्रारेड में दिखेगा, आपको रेडार ट्रैकिंग की जगह पे ऑप्टिकल ट्रैकिंग में जाना होगा। और उसका, और पता नहीं भगवान जाने इंडिया में लोग ट्रिग्नोमेट्री क्यों नहीं पढ़ते हैं कि भैया अब वो आ रहा है ना, वो बहुत तेज है, ठीक है, आपको उसके पीछे से नहीं आना है, आपको भैया तुम इधर आओगे या तुम मुझे हिट करोगे ना, मैं अपने एरिया में शार्पनेल कोन बनाऊंगा कि भैया आप आओगे भिड़ोगे, और हमको अगर डॉज करते हो तो ठीक है डॉज कर दो ना, मेरा क्या है। अब फिर यू टर्न थोड़े मार लेंगे, स्लो सोनिक्स पे आप मार सकते हो, सब सोनिक पे, हाइपरसोनिक पे तो छोड़ दीजिए, सुपर सोनिक में भी टर्न मारना दिक्कत होता है। फिजिक्स की बात है, दाएं बाएं हटाइए, फिजिक्स की बात है। तो वही समझ, इकोनॉमिक सेंस नहीं बनता कि रैमजेट या स्क्रैमजेट पे कुछ ज़्यादा प्रैक्टिकल हो। जैसे एक कंपनी अभी काम कर रही है कि वो भी मतलब इसी का बड़ा भाई पे काम कर रही है जो मार्क 4 या मार्क 5 पे चले, देखिए वो लेकिन पैसेंजर पे काम कर रहे हैं, देखिए कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि इंजन पे डाउट नहीं है, लेकिन वही फ्यूल वाली बात हो जाती है कि आपका कितना रेंज मिलेगा। और रहा बात, इनके पास तो बेनिफिट था कि भैया हम ठीक है सबसे पहले टेक ऑफ करो, सबसे पहले फ्यूल भरो, पैसेंजर एयरलाइंस में ऐसा कौन करेगा? तो वही देखिए, इकोनॉमिक्स यही बोल रहा है, सेंस नहीं बनता है, इसीलिए रैम जेट आप उतना मिसाइल के सिवा ज़्यादा कहीं देखने को नहीं मिलेगा। स्क्रैम जेट भी स्टूपिड ही है ऑलमोस्ट। और अगर आपका अपोनेंट, आप एक मार दिया हाइपरसन, हमने ढप्पा मार दिया, और उसके 500-600 सस्ते मिसाइल मार दिया, आप कैसे काउंटर कीजिएगा? इकोनॉमिक्स सबसे बड़ा दादाजी, इकोनॉमिक्स समझिए तभी टिक पाइएगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन स्क्रैमजेट का, इतना हुलुलु जो आजकल चल रहा है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।